अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ रहमान खोकर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की ये वीडियो सीरीज हर उस शख्स के लिए है जो पाकिस्तानी इनकम टैक्स को जानना चाहता है। इंशाअल्लाह इस वीडियो सीरीज में हम सेक्शंस को स्किप नहीं करेंगे। ये वीडियो सीरीज इसी तरतीब में चलेगी जैसा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। लास्ट वीडियो में हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का इंट्रोडक्शन देखा। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान के लीगल सिस्टम का एक व्यू किया और देखा कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है। इसके बाद हमने सेक्शन 1 इसके 3 सबसेक्शंस के साथ डिस्कस किया। डेफिनेशंस की दो टाइप्स होती हैं, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव, इट स्टार्ट्स विद द वर्ड ऑफ इंक्लूड। इसके अंदर हम डिक्शनरी मीनिंग यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव, इट स्टार्ट्स विद द वर्ड ऑफ मीन्स, यानी यहाँ जर्नल मीनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में दी गई है, इस मीनिंग से हटकर कोई जर्नल मीनिंग इस्तेमाल नहीं होगी। नॉर्मली किसी भी लॉ में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई होती हैं जिन्हें इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि सेक्शन नंबर 2 में दी गई डेफिनेशंस थ्रू आउट द लॉ यूज़ की गई होती हैं और इनको लॉ के स्टार्ट में दिए जाने का असल मकसद ये होता है कि इनको इसी स्टेज पर अंडरस्टैंड करके इस लॉ को इन्हीं के मुताबिक देखा जाए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन नंबर 2 में 75 क्लॉजेज हैं, जिनमें से कुछ के अंदर सब क्लॉजेज भी मौजूद हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। Accumulated profit in relation to distribution or payment of a dividend include any reserve made up wholly or partly of any allowance, deduction or exemption admissible under this ordinance for the purpose of sub clause A, D and E of clause 19. All profit of the company including income and gain of a trust up to the date of such distribution or such payment as the case may be, and for the purpose of sub clause C of clause 19. अकोमुलेटेड प्रॉफिट, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है जमाशुदा मुनाफा या बिल तरतीब जमाशुदा मुनाफा। अब अगर हम इसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कह सकते हैं कि accumulated profit or earnings are the sum of net income since inception of a business, यानी previous तमाम years की जमा शुदा net income। net income means an income free from all liabilities, यानी खालिस income है ये। अब इसको टैक्स के लिहाज से देखते हैं, यानी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। accumulated प्रॉफिट से मुराद है प्रीवियस तमाम सालों की जमा शुदा नेट इनकम। लेकिन अभी हमने सब क्लॉज ए में एक वर्ड देखा, एडमिसिबल। इसका मतलब है अलावेबल, यानी सब क्लॉज ए ये कह रही है कि जितने भी रिजर्व्स जो होली या पार्टली हैं किसी अलाउंस, डिटेक्शन या एग्जेम्पशन की सूरत में जो एडमिसिबल यानी अलावेबल हैं अंडर दिस ऑर्डिनेंस अकोमुलेटेड प्रॉफिट का ही हिस्सा हैं। यानी आसान अल्फाज में हम यूँ समझ सकते हैं कि हर बिज़नेस डिफरेंट रिक्वायरमेंट रखता है और इस लिहाज से ही अपने रिज़र्व्स मेंटेन करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो रिज़र्व्स इसने मेंटेन किए हैं वो 100% कंज्यूम हो जाएं। अब बच जाने की सूरत में क्या होगा? जाहिर है कि बिज़नेस में ही मौजूद रहेगा। अब यहाँ पॉइंट ये है कि प्रॉफिट से अमाउंट निकाला, रिज़र्व्स बनाया और रिज़र्व्स 100% इस्तेमाल नहीं हुआ या सिरे से ही इस्तेमाल नहीं हुआ, तो सब क्लॉज ए के मुताबिक अकोमुलेटेड प्रॉफिट का ही पार्ट है। सब क्लॉज बी में सब क्लॉज ए डी ई ऑफ क्लॉज 19 की बात की जा रही है। क्लॉज 19 हम आगे जाकर देखेंगे, यहाँ बस इतना याद रखेंगे क्लॉज 19 डिविडेंड से मुताल्लिक है। डिविडेंड से मुराद प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब
ये डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू या कैपिटलाइज्ड फॉर्म में हो सकती है। यहाँ अकोमुलेटेड प्रॉफिट के लिहाज से ये बात याद रखें कि कंपनी चाहे डिविडेंड किसी भी फॉर्म में दे, जब तक डिविडेंड इन एक्चुअल यानी असल शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया जाता, तमाम रिजर्व्स अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एकुमुलेटेड प्रॉफिट कहलाएंगे। यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से बाहर निकलेंगे। यहाँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ट्रस्ट सब की बात की गई है। ट्रस्ट के लिए ये बात याद रखें कि जिस तरह कंपनी अपने शेयर होल्डर शेयर्स को सेल करती है, इसी तरह ट्रस्ट अपने यूनिट्स को सेल करता है, और जिस तरह शेयर होल्डर्स अपने शेयर के अगेंस्ट डिविडेंड लेते हैं, इसी तरह यूनिट होल्डर अपने यूनिट के अगेंस्ट गेन करते हैं। सब क्लॉज सी, ट्रस्ट अपना तमाम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये कुछ हिस्सा रिजर्व्स की शक्ल में मेंटेन रखते हैं जो लिक्विडेशन के वक्त यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यहाँ बात हो रही है लिक्विडेशन की या वाइंडिंग अप की, यानी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ट्रस्ट होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को जो हिस्सा मिलेगा वो सब का सब कहाँ से मिल रहा है? इस अकोमुलेटेड प्रॉफिट से ही मिल रहा है। Active taxpayer list means the list instituted by the board under the section 181A and includes such list issued by the Azad Jammu and Kashmir Central Board of Revenue or Gilgit-Baltistan Council Board of Revenue. FBR Federal Board of Revenue, CBR Central Board of Revenue और CBR Council Board of Revenue Gilgit-Baltistan. अंडर सेक्शन 181A एक लिस्ट इशू की जाती है जिसमें प्रॉपर्ली इनकम टैक्स पे करने वालों की तफसील होती है। CBR और FBR को हम सेक्शन 2 की क्लॉज 8 में डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनेंस के लिहाज से अमलगमेशन को देखने से पहले हम इसका एक जर्नल व्यू लेंगे, क्योंकि अमलगमेशन और मर्जर को अक्सर मिक्स कर दिया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज को कंबाइन करके एक न्यू एंटिटी बनाई जाती है, और ऐसा करने में इनकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी कंबाइन होंगी। फॉर एग्जांपल, कंपनी 1 और कंपनी 2 ने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अमलगमेशन के ज़रिए एक न्यू कंपनी फॉर्म की एक नए नाम के साथ, यानी अ न्यू एंटिटी विद अ न्यू नेम। लेकिन मर्जर के केस में ऐसा नहीं होता, यानी जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मर्जर को प्लान करती हैं तो कोई न्यू एंटिटी फॉर्म नहीं होती, बल्कि एग्जिस्टिंग सेटअप से ही काम लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी 1 और कंपनी 2 ने मर्जर प्लान किया और इसके रिजल्ट में कंपनी 2 की शिनाख्त ख़त्म कर दी जाती है, यानी कंपनी 2 मर्ज होगी कंपनी 1 में और अब सिर्फ एक फेज़ नज़र आएगा जो कंपनी 1 का होगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मर्जर में मर्ज होने वाली कंपनी या कंपनीज की आइडेंटिटी एंड हो जाती है। Amalgamation means the merger of one or more banking companies or non-banking financial institution or insurance companies or companies owning and managing industrial undertaking or companies engaged and providing services and not being a trading company or companies. In either case, at least one of them being a public company or a company incorporated under any law other than Companies Act 2017. For the time being in force, the company or companies which so merge being referred to as the amalgamating company or companies, and the company with which they merge or which is formed as a result of merger as the amalgamated company, in such manner that the assets of the amalgamating company or companies immediately before the amalgamation become the assets of the amalgamated company by virtue of the amalgamation. Otherwise than by purchase of such assets by the amalgamated company or as a result of distribution of such assets to the amalgamated company after the winding up of the amalgamating company or companies and
the liabilities of the amalgamating company or companies immediately before the amalgamation become the liabilities of the amalgamated company by virtue of the amalgamation. हमने देखा था कि मर्जर और एमलगेमेशन में क्या फ़र्क है, लेकिन वो फ़र्क यहाँ अप्लाई नहीं होगा और इसकी वजह यह है कि एमलगेमेशन की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर वर्ड मीन्स से स्टार्ट हो रही है और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई डेफिनेशन लफ्ज़ मीन से शुरू हो जाती है तो इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं, यानी कि हम इसमें जर्नल या डिक्शनरी मीनिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग एमलगमेशन की डेफिनेशन में कोई जर्नल मीनिंग इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक एमलगमेशन मीन्स मर्जर है, यानी अब हम मर्जर और एमलगमेशन का फ़र्क इग्नोर कर देंगे और ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एमलगमेशन का मतलब है मर्ज होना, यानी जिसमें से एक कंपनी अमलगमेटिंग कंपनी होती है और एक कंपनी अमलगमेटेड कंपनी होती है। फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी हैं। कंपनी ए मर्ज हो रही है कंपनी बी में। यहाँ कंपनी ए अमलगमेटिंग कंपनी है और कंपनी बी अमलगमेटेड कंपनी है, या यूं भी कह सकते हैं जो कंपनी मर्ज हो रही है वो अमलगमेटिंग कंपनी है और जिसमें मर्ज हो रही है वो अमलगमेटेड कंपनी है। अब यहाँ मर्ज होने वाली कंपनी के तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस कंपनी को जिसमें ये मर्ज हो रही है। अमलगमेशन में अमलगमेटेड होने वाली कंपनीज़ या कंपनीज़ के एसेट्स अमलगमेशन से फौरी पहले ट्रांसफ़र हो जाते हैं अमलगमेटेड कंपनी को। सेम एज़ अमलगमेटिंग कंपनी की लायबिलिटीज़ भी अमलगमेशन से फौरी पहले अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। Appellate Tribunal means the Appellate Tribunal Inland Revenue established under Section 130. जिस तरह हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल इसी तरह टैक्स के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल है, यानी टैक्स के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एफबीआर की हाई अथॉरिटी को एपेलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं। टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान होने वाले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इसको डील करता है और इसको इन डिटेल हम सेक्शन 130 में देखेंगे। ये दो मेंबर्स पर कंसिस्ट करता है, जिसमें से एक मेंबर अकाउंटेंट और दूसरा मेंबर जुडिशियल होता है। Approved gratuity fund means a gratuity fund approved by the commissioner in accordance with part 3 of the 6th schedule. वर्ड अप्रूवल से मुराद है एन अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इनकम टैक्स, यानी एक ऐसा ग्रेजुएटी फंड जिसकी अप्रूवल कमिश्नर इनकम टैक्स देता है। ये अप्रूवल पार्ट 3 ऑफ 6 शेड्यूल होती है, यानी अगर कमिश्नर ने अप्रूव नहीं किया है तो इसको ग्रेजुएटी फंड कहेंगे और कमिश्नर की अप्रूवल के बाद इसमें लफ्ज़ अप्रूव्ड लग जाता है। गवर्नमेंट की तरह कुछ प्राइवेट इदारे भी एम्प्लॉयज़ को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक लमसम अमाउंट देते हैं, इसको ग्रेजुएटी फंड कहते हैं। इस फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर एम्प्लॉयर की ये कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी होती है। एम्प्लॉयर के लिए ये अमाउंट एक अलाउेबल टैक्स एक्सपेंस होता है और अप्रूवल की वजह से इस पर टैक्स नहीं होता। ये अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है। Approved annuity plan means an annuity plan approved by Security and Exchange Commission of Pakistan (SECP) under Voluntary Pension System Rule 2005 and offered by a life insurance company registered with the SECP under Insurance Ordinance 2000. पहले यहाँ एन्यूटी प्लान का कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके बाद इसको टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एन्यूटी बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सन एंड इंश्योरेंस कंपनी,
ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ स्पेसिफिक गोल्स को करता है, जैसा कि लाइफ टाइम इंश्योरेंस वगैरह। एन्यूटी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। अब इसको टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान के वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 के अंडर में इसको बनाया गया है। यानी वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल 2005 के तहत जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं इसको क्रिएट करती हैं। ये कंपनीज कंट्रीब्यूशन लेती हैं एनुअली यानी सालाना। अब वो कंट्रीब्यूशन जो पर्सन का है और जो इंश्योरेंस कंपनी ने किया, दोनों जमा होते रहते हैं और फिर ये पेंशन की सूरत में मिलते हैं। Approved income payment plan means an income payment plan approved by Security and Exchange Commission of Pakistan SECP under Voluntary Pension System Rule 2005 and offered by a pension fund manager registered with the SECP under Voluntary Pension System Rule 2005। ये एक पेमेंट प्लान है जिसको SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 के अंडर अप्रूव करती है और ये ऑफर होता है बाय पेंशन फंड मैनेजर के, जो रजिस्टर्ड होता है SECP के वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 में। Approved pension fund means pension fund approved by Security and Exchange Commission of Pakistan SECP under Voluntary Pension System Rule 2005 and managed by a pension fund manager registered with the SECP under Voluntary Pension System Rule 2005। अप्रूव्ड पेंशन फंड बिल्कुल अप्रूव्ड इन्यूटी प्लान की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि इन्यूटी प्लान में एम्प्लॉय के साथ इंश्योरेंस कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, जबकि अप्रूव्ड पेंशन फंड में एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। अप्रूव इन्यूटी प्लान और अप्रूव पेंशन फंड अप्रूव ग्रेजुएटी फंड की तरह एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नहीं मिलते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद पर मंथ या जो भी टाइम फ्रेम सेट किया गया है इसके हिसाब से मिलते हैं। ये ड्यूली अप्रूव्ड होंगे और साथ ही ये कमिश्नर इनकम टैक्स से भी अप्रूव्ड होंगे। Approved employment pension or annuity scheme means any employment related retirement scheme approved under this ordinance which makes periodical payment to a beneficiary. Example, pension or annuity scheme as provided superannuation fund, public sector pension scheme and employee old age benefit scheme। इसको एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम भी कहते हैं। इसमें भी पेमेंट टाइम फ्रेम के लिहाज से मिलती है रिटायरमेंट के बाद। इसमें भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इस कंट्रीब्यूशन को इन्वेस्ट कर दिया जाता है जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है, और रिटायरमेंट के बाद जो भी टाइम फ्रेम सेट किया गया है मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, इसके लिहाज से पेमेंट मिलती है। Approved occupational saving scheme means any approved gratuity fund or recognized provident fund. Approved superannuation fund means a superannuation fund or any part of a superannuation fund approved by the commissioner in accordance with part 2 of the 6th schedule। ये अप्रूव्ड पेंशन फंड का ही एक हिस्सा है जिसको पार्ट 2 ऑफ 6 स्केजुअल के तहत कमिश्नर इनकम टैक्स अप्रूव करता है। इसमें भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और ये भी रिटायरमेंट के बाद ही मिलना शुरू होती है। ग्रेजुएटी में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं होता
और ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है। इसके अलावा इन्यूटी प्लान, पेंशन फंड, इन्यूटी स्कीम, सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और ये रिटायरमेंट के बाद मिलता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नहीं मिलता। अगर ये एफबीआर से अप्रूव नहीं होंगे तो इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू 6 शेड्यूल, कमिश्नर इजाज़त दे सकता है किसी सुपर एनुएशन फंड की या पार्ट ऑफ फंड की। अगर रूल 2 में दी गई रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया हो तो कमिश्नर इसकी दी गई अप्रूवल को किसी भी वक्त ख़त्म कर सकता है। अगर इसको लगे जिन पॉइंट्स पर अप्रूवल दी गई थी इनमें कोई इशू है, अप्रूवल देने और इससे विड्रॉ करने दोनों सूरतों में ऑर्डर जारी करेगा। कमिश्नर ना तो रिफ्यूज़ कर सकता है और ना विड्रॉ कर सकता है अप्रूवल को, यानी ना तो इनकार करेगा और ना ही मंजूरी वापस लेगा। सुपर एनुएशन फंड या इसके किसी पार्ट की ट्रस्टीज़ को हियरिंग यानी सुनवाई का मौका दिए बगैर। कंडीशंस, ये एक ऐसा फंड होगा जो इस्टेब्लिश्ड होगा अंडर इर्रिकवरेबल ट्रस्ट जो पाकिस्तान में जारी तिजारत या अंडरटेकिंग से मुंसलिक है, एंड नॉट लेस देन 90% ऑफ द एम्प्लॉयज शैल बी एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान। फ़ंड का वाहिद मकसद तिजारत या अंडरटेकिंग में मुलाजमीन के लिए इनकी रिटायरमेंट पर एक मखसूस उम्र में या इसके बाद इस तरह की रिटायरमेंट से कबल इनके माजूर हो जाने पर या बेवाओं, बच्चों या अफराद के ज़ेर किफ़ालत अफराद के लिए सालाना रकम की फराहमी होगी इनकी डेथ की सूरत में। इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तमाम इम्यूनिटीज़, पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स सिर्फ पाकिस्तान में पेबल। Assessment includes provincial assessment, reassessment, and amended assessment, and the cognate expression shall be considered accordingly. असेसमेंट यानी अंदाज़ा लगाना, और यहाँ असेसमेंट से मुराद है इनकम का अंदाज़ा लगाना। यहाँ 4 तरह की असेसमेंट की बात हो रही है। नॉर्मली जो इनकम टैक्स एनुअल रिटर्न जमा करवाया जाता है इसके ऊपर टैक्स अथॉरिटीज़ जो असेसमेंट या चेकिंग करती हैं वो अंडर सेक्शन 120 होती है। इसको प्रोविजनल असेसमेंट कहते हैं। किसी भी रीज़न की वजह से अगर रिटर्न रिवाइज़ किया गया है या आफ्टर टाइम सबमिट किया गया है तो इसके ऊपर होने वाली असेसमेंट रीअसेसमेंट कहलाएगी। सिंपल इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि एफबीआर का कमिश्नर आपसे किसी प्रीवियस ईयर के सबमिट किए हुए रिटर्न के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की डिमांड कर देता है। यानी जिस साल रिटर्न जमा किया गया था इस साल इसकी असेसमेंट की जा चुकी है, लेकिन एफबीआर के कमिश्नर को किसी भी अमाउंट से इशू है और वो दोबारा चेक करना चाहता है यानी रीअसेस करना चाहता है। एक टैक्स पेयर अगर किसी वजह से एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा सकता तो इसके लिए इसको एफबीआर को इन्फॉर्म करना होगा इन रिटर्न, ताकि वो एक्सटेंशन हासिल कर सके। अगर इसका दिया जाने वाला रीज़न वैलिड होगा तो इसको रिटर्न फाइलिंग के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगी और इसके रिटर्न के ऊपर जो असेसमेंट होगी इसको अमेंडेड असेसमेंट कहेंगे। असेसमेंट चाहे प्रोविजनल हो, रीअसेसमेंट हो या अमेंडेड हो, टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाने वाली फाइंडिंग्स को कॉग्निट एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें असेसमेंट की करेक्शन को बताया जाता है। Assessment year means assessment year as defined in the repealed ordinance. टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई को और एंड होता है 30 जून को, यानी 1 जुलाई से 30 जून। ये 12 महीनों का एक पीरियड बनता है और इस पीरियड से रिलेटेड टैक्स रिटर्न जमा करवाया जाता है। अब जाहिर है कि जिस पीरियड का रिटर्न जमा किया गया है चेकिंग यानी असेसमेंट भी इसी पीरियड से रिलेटेड होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 30 जून को साल एंड हो रहा है और 30 जून को ही रिटर्न रेडी करके सबमिट करवा दिया जाए, क्योंकि जून की क्लोजिंग जुलाई में हो रही होती है। यानी सिंपली हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि टैक्स ईयर है 1 जुलाई 2022 30 जून 2021। इस टैक्स पीरियड से रिलेटेड जो रिटर्न
जमा किए गए हैं, इनका असेसमेंट पीरियड या चेकिंग का साल है 1 जुलाई 2021 टू 30 जून 2022।